तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज हम एक तो ग्लोबल क्यूज देखेंगे वरुण, पर साथ साथ आप ये भी बताइए कि हमारे बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। पर ग्लोबल तो ये डेट सीलिंग का क्या चक्कर क्या है? डेट सीलिंग का चक्कर कुछ नहीं है कुशल। अब यही है ना कि 1 जून की वो डेडलाइन है कि आपको डेट सीलिंग जो है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। एक दूसरे के बीच में सहमति नहीं आ रही है कि क्या होना चाहिए, टर्म्स क्या नहीं होना चाहिए, और बाजार टूट जाते हैं, बाजार को गिरा दे बिन मतलब के। तो यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये डेट सीलिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स गिर रहे हैं। कल हमने देखा कि ओवरनाइट यूएस के मार्केट जो है वहाँ डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट थी, 230 पॉइंट की, S&P 47 पॉइंट गिरा, नाज़ाक में 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। और डेट सीलिंग की कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनने के चलते ही ये हुआ है। 1 जून के आसपास की डेडलाइन और कुशल मैं आपको गारंटी देता हूँ या तो 30 तारीख को या तो डेडलाइन होने के 1-2 दिन बाद इनका डील हो ही जाएगी। और ये हमेशा की हिस्ट्री रही है। ऐसा कभी पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। और आज नहीं तो कल ये डेट सीलिंग के ऊपर कहीं ना कहीं अपना जो सहमति है वो बना ही लेंगे। कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आ ही जाएगी और अपनी सहमति बना लेंगे, बोलेंगे इसने ये किया उसने वो किया। लेकिन मूड भी तो बिगाड़ रहे हैं ना हमारे बाजारों का। मूड ऑल्दो एक्सेप्शन है, पर आप एशिया मार्केट देखिए, निकाई देखिए, 300 अंक टूट गया उसके चक्कर में। यही तो समझदारी है ना कि इनके डेट सीलिंग पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एक चल रहा है ना आजकल डी डॉलराइजेशन, वैसे डी मार्केटाइजेशन भी होना चाहिए। इनके मार्केट पे बिल्कुल ध्यान मत दो। यही मौका है बाजार में एक्चुअली खरीदारी का। अगर आपको जो स्टॉक्स पसंद है और आपको लगता है कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, डेट सीलिंग में कुछ भी हो इसके फंडामेंटल्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कारोबार पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यही मौका है आपको ऐसे स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए। क्योंकि मैं लिख के देता हूँ आपको 1 तारीख के आसपास जब आएगा तब आपको डाउ जोन्स में जोरदार उछाल देखने मिलेगा। एक दिन ओवरनाइट खबर आएगी कि डेट सीलिंग जो है उसके ऊपर सहमति बन चुकी है, पैसा आ गया। यही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, इतना तो पक्का है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास मौका है। नो डाउट आपको सिंगापुर निफ्टी भी दिखा रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट है। आज गिरावट हो सकती है, इंट्राडे में आपको गिरावट देखने मिलेगी, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। लेकिन ऐसे ही टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट के भी मौके बनेंगे जहाँ पे आपको अपना पैसा अच्छे स्टॉक्स में लगाना है। निचले स्तर पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे ऐसे मौक़ों पर, तब आपको पैसा लगाना है। और देखिए कुशल, हम काफ़ी हद तक ना यूएस के मार्केट्स को कल पचा के गए थे। कल आप देखिए सेकेंड हाफ में, खासकर आखिरी आधे 1 घंटे में किस तरह की गिरावट देखने मिली। कहाँ हम 18,400 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और डिसाइसिवली अच्छे खासे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद यूएस के मार्केट्स, डाउ फ्यूचर्स, नाज़ाक फ्यूचर्स गिरे और हमारे मार्केट्स भी गिर गए, उसी के चलते गिरे। अगर आप छोड़ देंगे तो हमारा मोमेंटम काफ़ी अच्छा, बहुत बेहतरीन, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2000 का जो इशू हुआ हमारे यहाँ नोट का, उसको हम पचा चुके थे। यूएस के मार्केट में बाकी जो इशू थे उसको हम पचा चुके थे। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो यूएस की है, 4-5 दिनों की दिक्कत है। अगर आप इसको ट्रेडिंग के मौके के हिसाब से देखते हैं तो आप शॉर्ट करके कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको मिलने वाला नहीं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हमारे पास है, यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी कैटेगरीज है, अब इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में वरुण बताएं कौन सा स्टॉक आपने चुना है। चलिए कुछ, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरी टीम में 10 में से 9 खरीदारी के कॉल है आज भी। मुझे लगा कि वो भी क्योंकि यूएस के मार्केट गिरे हैं, इसके लिए एक स्टॉक मैंने लिया है जिसका एडीआर बहुत नीचे था, इसके लिए मैंने वहाँ पे बिकवाली की है। अदरवाइज खबरों के चलते पूरे की पूरी लिस्ट मेरी है, नतीजों के चलते मैंने स्टॉक्स को यहाँ पे लिया है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी है आपका आईटी से हो सकता है शायद, अगर एडीआर आप वैसे ले रहे हैं। और आज एक कॉन्ट्रा भी है मेरी तरफ से उसी सेक्टर के लिए। ओके चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग टीम होने वाली है हमारी। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर के साथ, और यहाँ पे गैब्रियल इंडिया इस स्टॉक को मैंने चुना है अपने टीम में। खरीदारी आपको करना है 175 के लेवल के लिए, 165 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। आय में अगर आप देखेंगे 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एबिटा में इस कंपनी के 38.5% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन 5.5% से बढ़ के 7.1% के आसपास आए हैं। मुनाफा 25.5% बढ़ा है। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे जो है वो अच्छे हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। 175 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 165 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा, क्योंकि अगर ये यूएस मूड बिगाड़ता है और दिन के दौरान डाउ फ्यूचर, नाज़ाक फ्यूचर में और गिरावट होती है तो शायद हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे और कंपनियों के नतीजे देखेंगे तो अच्छे आ रहे हैं, उसके चलते भी आप यहाँ ट्रेडिंग के मौके ले सकते हैं। तो पहला स्टॉक गैब्रियल इंडिया।
बिल्कुल, तो चलिए बेहतरीन नंबर्स आ रहे हैं लगातार ऑटो एंसिलरी कंपनियों की तरफ से, तो यहाँ पर तो नज़र रहेगी ही। साथ ही बीकाजी फूड्स यहाँ पर भी आप खरीदारी कर चलिए। दरअसल यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं और काफ़ी शानदार नंबर्स हर एक पैमाने पर कंपनी ने दर्ज किए हैं। मार्जिन्स 10.1% से बढ़कर 13.5% के आए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए 52% की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। 38 करोड़ पर अब कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का आपको बढ़त देखने को मिल रहा है और आय फ्रंट पर 15-16% की बढ़त आती हुई दिखी है। तो बीकाजी फूड्स उस वजह से नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 384 के आसपास की क्लोजिंग है। 10 रुपये ऊपर 394 का लक्ष्य बनाइए 378 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ नज़र डालते हैं और इसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी। और आज के लिए मेरी तरफ से जो फ्यूचर्स कैटेगरी में कॉल है वो है टाटा केमिकल्स पर ये जितने भी मैं कॉल्स आपको दे रहा हूँ फ्यूचर्स ऑप्शंस के, वो आपको जून महीने के लिए ट्रेड करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवीज जो है वो कम होती हुई दिखती है। तो टाटा केमिकल्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको खरीदारी करनी चाहिए। रीज़न बिंग यहाँ पर कल पोस्ट मार्केट ये खबर आती हुई दिखी है कि जो मिस्टर आर मुकुंदन है उनको अगले 5 सालों के लिए एमडी और सीईओ पद पर रीअपॉइंट कर दिया गया है। इसके पहले भी हिस्ट्री रही है जब भी इस तरह के जो टॉप लेवल सीईओ या फिर इस प्रोफाइल पर रहते हैं और उनकी रीअपॉइंटमेंट अगर होती है 2 साल 3 साल 5 साल के लिए तो वो स्टॉक एक्शन में आता है। तो टाटा केमिकल्स उस वजह से, सिर्फ उसी वजह से वो क्यू लेकर मैंने ये स्टॉक अपने फ्यूचर्स कैटेगरी में शामिल किया है। खरीदारी कीजिए। 970 रुपये की प्राइसिंग है। 1000 रुपये का लक्ष्य बनाइए। 955 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो टाटा केमिकल्स में आपको फ्यूचर्स में खरीदारी करना है। मेरे तरफ से भी फ्यूचर्स में खरीदारी का कॉल है और वो है डिक्सन टेक। खरीदारी कीजिएगा 3360 के लेवल के लिए 3250 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो काफ़ी बेहतर है। आय अगर आप देखेंगे 4% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे एक बड़ा बीट देखने मिला है। 4% से बढ़ के सीधे 5.1% के आसपास आए हैं। 4.58% के आसपास का अनुमान था, यानी कि हमने अनुमान लगाया था कि आधे % मार्जिन बढ़ेंगे, मार्जिन 1% बढ़ के आए हैं। मुनाफा 73 करोड़ का अनुमान था, 81 करोड़ पे आया है। और साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपडेट भी किया है। गोल्डमैन का जो टारगेट है 3370 का है, 3060 से इन्होंने बढ़ाया है। और मॉर्गन स्टैनली 2727 का टारगेट दे रहा है, हालांकि पिछले टारगेट से इन्होंने इसको भी बढ़ाया है। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि अंबर एंटरप्राइजेस के जब नतीजे आए थे तब से कहीं ना कहीं ये बिल्टअप हो रहा था कि डिक्सन के नतीजे अच्छे आएंगे। लिया मैंने सिर्फ इसके लिए क्योंकि अनुमान से अच्छे आ चुके हैं और एक समय था कि इन कंपनियों के नतीजे काफ़ी खराब आ रहे थे, इसके लिए अंडर परफॉर्म कर रही थी। ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स भी है, इसके लिए यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है। 3360 के टारगेट के साथ 3250 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की और एकमात्र जो आज का बिकवाली वाला कॉल है वो यही है और वो है विप्रो। पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 395 के आसपास का, 1.5 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। आज अगर आप देखेंगे तो आईटी काउंटर्स फिर से थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि नैस्डैक में करीब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है। हालांकि काफ़ी हद तक हम ये गिरावट कल पचा चुके हैं, लेकिन विप्रो का काउंटर जो है कल हरे निशान में बंद हुआ था। और ओवरनाइट एडीआर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिले। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि पूरा आईटी पैक उतना ना गिरे, लेकिन विप्रो कंपैरेटिवली शायद आपको आज ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे सकता है। इसके लिए विप्रो का जो पुट ऑप्शन है 395 का, वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 1.5 रुपये के लक्ष्य के लिए 1 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। तो कुशल, मैंने तो बता दिया है मेरा जो आईटी काउंटर है, जैसे कि आपने सही गेस किया था। अपना काउंटर आप अभी बताओगे कि आगे है? नहीं आगे ही है, पर यहाँ पर जिस तरह से विप्रो के एडीआर में गिरावट रही है, डेफिनेटली पुट ऑप्शन हो सकता है कि आज आपको खरीदारी करके और गेन्स के अच्छे मौके मिलते हुए नजर आए। ओवरऑल भी हम देखें तो यूएस के मार्केट्स गिरावट है, तो इंट्राडे के लिहाज से तो डेफिनेटली अच्छा कॉल है, बट मेरा थोड़ा लंबी अवधि का कॉल है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ऑप्शंस कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है बायोकॉन का। यहाँ पर इसके जून फ्यूचर्स में आपको कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 240 रुपये का कॉल ऑप्शन 12 रुपये पर अवेलेबल है। 24 रुपये का लक्ष्य रखिए, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। खबर बता देता हूँ, यहाँ पर एक तो इनके जो नंबर्स आए हैं वो रिलेटिवली बेटर आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन लेवल पर 65% के मुकाबले 67% ग्रॉस मार्जिन आए हैं और कामकाजी मुनाफा भी लगभग 70% बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये एक फोकस में है और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी आप देखें तो 34% की ग्रोथ रही है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेक्टर, ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी आपको देखने को नहीं मिलती है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है स्टैटिक रहता है, आप
आप एक हिसाब से कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि बेहतर है, और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को अपनी ऑप्शंस कैटेगरी में शामिल किया है। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पढ़ते अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स में कौन सा ब्रेकआउट कैंडिडेट है या ब्रेकडाउन है? नहीं, ब्रेकआउट ही है। ब्रेकडाउन अभी तक हमारे मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलता है। सोमानी सिरेमिक्स को मैंने लिया है। यहाँ पे 2 रीज़न है इस काउंटर को लेने के लिए। टारगेट बता देता हूँ, 660 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 625 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो चार्ट्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है वो स्टॉक में देखने मिल रहा है, और जो टॉप पिछले बार बना था उससे अभी भी ये काफ़ी दूर है। इसके लिए लगता है कि स्टॉक में तेज़ी होगी। दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी के नतीजे आए हैं। आय में 10% की बढ़ोतरी, एबिटा में 20% की बढ़ोतरी, मार्जिन 8.2% से बढ़ के 9% आए हैं, और मुनाफे में 18% के आसपास की बढ़ोतरी है। आप ये कह सकते हैं कि नतीजों के पहले स्टॉक चल चुका है, लेकिन टेक्निकल सेटअप अगर आप देखेंगे तो अभी भी वो गैप जो है फिल करना बाकी है। इसके लिए मुझे लगता है कि सोमानी सिरेमिक्स में हो सकता है कि आपको यहाँ से फर्दर तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए आज भी आप एक बेट ले सकते हैं 660 के लेवल के लिए। 625 का रखना है स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से कुशल सोमानी सिरेमिक्स। चलिए, तो सोमानी सिरेमिक्स यहाँ पर जिस तरह से इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं और जो चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है वो दोनों ही पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से है टेक्नोपिक पर मनप्पुरम फाइनेंस का काउंटर। दरअसल ये एफएनओ बैन से बाहर आता हुआ दिखा है, तो उसकी वजह से एक खरीदारी हो सकती है, पर साथ साथ आपको कल का चार्ट स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। करीबन 1.5 से 1.25% के गेंस मनप्पुरम फाइनेंस ने दिखाए थे, तो दोनों ही क्यूज इसके लिए पॉजिटिव है। इसी वजह से मैंने स्टॉक को इस कैटेगरी में शामिल किया है। 115 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 108 रुपए बनेगा आपका स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंडा पिक की तरफ रुक कर लेते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है डेल्टा कॉर्प का काउंटर। इनफैक्ट एक गलती इसमें यह भी मैं कहूँगा कि काफ़ी समय बाद ये आइडेंटिफाई हुआ है, पर जिस तरह की तेज़ी और जो मोमेंटम डेल्टा कॉर्प में अब हमें देखने को मिल रहा है, 180-190 रुपए के, हमें याद है जब आशु सर से बात होती थी कितनी बारी ये डिस्कशन में आता था कि अब क्या हुआ, डेल्टा कॉर्प क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। पर जिस तरह से अब इनका मूव आता हुआ दिखा है ना पिछले 1-1.5 हफ्ते में, काफ़ी शानदार रहा है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है। तो एक तो ये बात है, और ऑब्वियसली हम गेमिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एनी विच वेज वहाँ पर बड़ा फोकस है। इनका एक आईपीओ भी आने वाला है, गेमिंग रिलेटेड, जो ऑनलाइन गेमिंग का इनका आईपीओ है, तो उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। एंड लार्जली जो स्टॉक मोमेंटम में है उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर थोड़ी लंबी अवधि के लिए खरीदारी करते हैं तो एक अच्छा बेट निकल कर आ सकता है डेल्टा कॉर्प का काउंटर, और इसी वजह से मैंने स्टॉक को फंडा पिक में शामिल किया है। तो अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है 300 रुपये के टारगेट्स इस पर आ सकते हैं। आई थिंक 52 वीक हाई इसका आई थिंक 261-62 के आसपास का है, पर डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है, और बिजनेस मॉडल नो डाउट हमेशा डिस्ट्रप्शन के मोड में रहता है, लेकिन एक चीज़ है कुशल कि कुछ भी हो जाए इनका बिजनेस चलता ज़रूर है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट देखने में, जैसे कि कुशल कह रहे हैं कि आईपीओ भी आने वाला है। इसका अड्डा कुछ नाम है, राइट, इनके जो अड्डा 52, हाँ ऐसे कुछ नाम है। चलिए देखते हैं कब तक आता है वो, लेकिन इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। मेरे तरफ से फंडा पे क्या अशोक लेलैंड खरीदारी करके चलेगा 158 के लेवल के लिए। 149 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए कंपनी के नतीजे जो है वो अच्छे हैं। आय में 33% के आसपास की बढ़ोतरी है। खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10.1% का अनुमान था, निकल के आए हैं 11% और 8.9% से बढ़ के आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 751 करोड़ पे आया है, 670 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान से अच्छे नतीजे लग रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि आज अशोक लेलैंड में आपको तेज़ी देखने मिले। 158 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 149 का स्टॉप लॉस रखना है। अब अगला है आईपीएल स्टॉक, और ये स्टॉक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, CDSL खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर पे। 1200 के लेवल आपको अगले 8 से 12 महीने में देखने मिल सकते हैं। ये वो लेवल तक जरूर जाएगा, क्योंकि देखिए 1700 के आसपास का स्टॉक का लाइफ हाई था, वहाँ से ऑलमोस्ट 43% डाउन आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आपको कितने स्टॉक्स, आप सोच लीजिए, खुद ही सोच लीजिए कितने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है जो कि इस वैल्यूएशन पे आपको मिलेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ इक्का दुक्का या फिर हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स होंगे, उसमें से एक CDSL है। तो जब मैं इसके लिए कहता हूँ कि जब जब गिरावट आती है ना, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने वाले स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा और रख के आपको बैठ जाना है। 8 से 12 महीने में 1200 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो और पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देते हैं ना, तो पता नहीं किस तरह के रिटर्न से जनरेट करेगा। क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा स्पेस जो है इंडिया में डेवलप हो रहा है, भले वो BSE लिमिटेड हो, भले वो CDSL हो, यहाँ पे आपको ज़रूर अपनी पोजीशन रखनी चाहिए
और अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को बना के रखना चाहिए। तो CDSL मेरे तरफ से IPL स्टॉक। चलिए, तो CDSL IPL स्टॉक आ रहा है वरुण की तरफ से। यहाँ पर फंडामेंटल क्यूज इन्होंने बता ही दिए हैं। साथ ही चलिए IPL स्टॉक में मेरी तरफ से है इन्फोसिस का काउंटर। जैसे कि विप्रो वरुण आपने कॉल दिया है कि यहाँ पर ADR पर गिरावट रही है, वो इंट्राडे कॉल है ऑफ कोर्स, पर मेरी तरफ से अब मुझे लग रहा है कि जो लंबी अवधि के हिसाब से ना आपको अब IT स्टॉक्स में, जैसे कि अपने आई थिंक कल या परसों ही चर्चा कर रहे थे कि अब IT स्टॉक्स में अब देखना है कि डाउनफॉल कितना होता है। बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद आपको लगाकर चलनी चाहिए, क्योंकि अब मूड माहौल अब US जो है एक प्ले ऑन कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डेट सीलिंग को लेकर जिस तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई है, अगर डेट सीलिंग बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि डेट सीलिंग हो जाएगी। अब इसमें तो किंतु परंतु वाली बात नहीं है मोस्ट लाइकली। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर डेट सीलिंग बढ़ने से रिसेशन वाली जो खतरा है, वो ही सोचा था, वो टल जाए, लोग भूल ही गए वो भूल गए। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जिस तरह से इन्फोसिस के काउंटर में गिरावट आई है 1500-1600 रुपए के लेवल से, अब आप देखिए 1300 पर अवेलेबल है, तो एक अच्छा फंडामेंटल उसमें नो डाउट विदाउट एनी सेकंड थॉट्स आप इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। और जो वैल्यूएशन है, जो लेवल्स है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव अब इनके लिए बन रहे हैं। तो आई थिंक आपने TCS दिया था कल, TCS के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, TCS के बारे में बायबैक प्राइस पे जरूर आए, 4500 रुपए के भाव पर बायबैक किया था। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस आप देखिए इनके लेवल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी फिर से करनी चाहिए। हालांकि एक साथ अपना अगर आपका कैपिटल लाख रुपए का है सपोज, तो एक बारी में पूरा लाख रुपए मत डालें, 25-30% के हिसाब से धीरे धीरे आप एलोकेशन कर चल सकते हैं। तो 1300 रुपए के भाव पर आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1600 रुपए के टारगेट्स अगले 12 महीनों में इन्फोसिस आपको दिखा सकता है एज एन IPL स्टॉक। तो चलिए, IPL स्टॉक तो हो गए हैं वरुण। इसके साथ साथ खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। खबरों में लूमेक्स ऑटोटेक है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए एक फंडामेंटल फैक्टर अच्छा बनता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो इनकी ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइन है उसके साथ साथ जो नई रेंज ये लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स की ला रहे हैं भारत में, वो एक बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए क्रिएट हो सकता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि लूमेक्स ऑटोटेक पर फोकस करिए। 317 रुपए का टारगेट बनाकर चलना है, 302 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 1570 के लेवल के लिए, लेकिन 1510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। नतीजे कंपनी के बेहद ही घटिया हैं, लेकिन एक खबर आई है कि प्रमोटर ने करीब 24.3% के आसपास की हिस्सेदारी जो है AGP होल्डको को बेची है 1380 करोड़ में, और जो भाव निकल के आ रहा है वो करीब 1810 रुपये का है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 19% ऊपर जो है वो हिस्सेदारी बेची गई है। या स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है, या तो ऊपर या नीचे की तरफ। इसके लिए थोड़ा रुकेगा, मार्केट जब खुलेगा उसके बाद देखेगा 2-5 मिनट किस तरह का मूवमेंट देखने मिलता है, उसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, टारगेट 1510, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट 1510 का रखना है, टारगेट 1570 के आसपास का है। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की, और इसमें तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो जैन्स आपका एक फेवरेट स्टॉक है फेज 3। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 366 के लेवल के लिए 345 का स्टॉप लॉस रखना है। 29 मई को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों के साथ बायबैक पर विचार करने वाले हैं, इसके चलते तेजी हो सकती है। अगला स्टॉक है अमारा राजा, 660 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 624 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे आए हैं, आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, मार्जिन 3-3.5% बढ़ के आए हैं, मुनाफा 40% 41% बढ़ा है, उसका असर देखने मिलेगा। और आखिरी में वरुण बेवरेजेस, 1620 के लेवल की खरीदारी करना है, 1525 का स्टॉप लॉस भी रखेगा। दक्षिण अफ्रीका में बेवरेज निर्माण और बिक्री के लिए इन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया है, यानी कि एक्सपांशन ये कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी कर सकते हैं आप इस स्टॉक में। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल आ रहे हैं वरुण की तरफ से, और मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं माई चॉइस कैटेगरी में। सबसे पहला कॉल है स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, 5% से बढ़कर मार्जिन सीधा ऑलमोस्ट 15% हो गए हैं। मुनाफा भी 6 गुना बढ़कर लगभग 45 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही आप देखिए 195 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 184 रुपये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। लिंडे इंडिया दूसरा कॉल, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मार्जिन 24.5% से लगभग 30% हुए हैं और प्रॉफिट में भी 50% का उछाल है। 3,960 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 3,840 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ पर। यहाँ पर चेन्नई में एक नए प्रोजेक्ट्स का इन्होंने अधिग्रहण किया है इनकी सब्सिडरी के जरिए, वो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। और यहाँ पर कंपनी का जो पोटेंशियल है अगले 5 सालों में प्रोजेक्ट से करीबन 1200 करोड़ रुपए की आय आने की उम्मीद है। तो 66 रुपये के टारगेट के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में खरीदारी करनी है, 61 का स्टॉप लॉस।
चलिए विस्तार में हमने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं, चर्चा कर ली है। देखिए एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है गैब्रियल इंडिया में, नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में डिक्सन टेक में आप खरीदारी कीजिएगा 3360 के लेवल के लिए, नतीजे अच्छे आए हैं, ब्रोकरेजेस ने अपने प्राइस टारगेट भी बढ़ाए हैं। ऑप्शंस में विप्रो का 395 का पुट ऑप्शन खरीदना है 1.5 रुपये के लेवल के लिए, 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। एडीआर में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट थी, उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली सोमानी सिरेमिक्स अच्छा लगता है, सेटअप अच्छा है, साथ ही साथ नतीजे बेहतर आए हैं। फंडामेंटली अशोक लीलैंड में आपको खरीदारी करना है, अच्छे नतीजों के चलते। आईपीएल स्टॉक है CDSL 8 से 12 महीने में 1200 के लेवल दिखा सकता है। खबरों के दम पे आपको पॉलीप्लेक्स में खरीदारी करना है 1570 के लेवल के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है 1510 का। नतीजे खराब है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और 19% प्रीमियम पे हिस्सेदारी बेची गई है, उसके चलते हो सकता है तेजी हो, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है, याद रखेगा। माय चॉइस में फेज 3 अमारा राजा और वरुण बेवरेजेस में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है फेज 3 366 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 345 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर है जिसके चलते यहाँ पे मैंने लिया है। 29 मई को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों के साथ बायबैक के प्रस्ताव पे विचार किया जाएगा। इस खबर के चलते हो सकता है इस स्टॉक में तेजी देखने मिले। चलिए कैश सेगमेंट में दमदार आंकड़ों के आधार पर बीकाजी फूड्स पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही टाटा केमिकल्स में मिस्टर आर मुकुंदन जो है रीपॉइंट होते हुए दिखे हैं MD एंड CEO के पद पर। साथ ही बायोकॉन है, यहाँ पर आंकड़े अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, 240 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए जून महीने का। मनप्पुरम फाइनेंस बैन से बाहर आता हुआ दिखा है और कल के सत्र में भी तेजी बनी थी, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। डेल्टा कॉप अगले 1 साल में 300 रुपये के टारगेट आपको दिखा सकता है। साथ ही इन्फोसिस यहाँ पर अगले 1 साल में 1600 रुपये यानी कि 300 रुपये की बढ़त आपको मौजूदा भाव से भी देखने को मिल सकती है। लूमैक्स ऑटोटेक खबरों के दम पर फोकस में रहेगा और माइचेस कैटेगरी में स्नाइडर इलेक्ट्रिक, लिंडे इंडिया और श्रीराम प्रॉपर्टीज में कर चलिए खरीदारी। इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज का है इन्फोसिस। अच्छा एंट्री लेवल्स है और दिग्गज IT कंपनी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है 300 रुपये के टारगेट 300 रुपये की बढ़त के हिसाब से। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, हमने आपको बता दिया है क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चिंता और वो है डेट सीलिंग। और इस डेट सीलिंग ने दुनिया भर के मार्केट पे सीलिंग लगा दी है और साथ ही साथ सीलिंग है तो फ्लोर भी होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे मार्केट्स के लिए क्या सीलिंग है, क्या फ्लोर है, या फिर हम ब्लू स्काई जोन में है, ये सब समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारिया हमारे से जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल एक्शन आने वाला है, मिड वीक सेशन है। कल आखिरी कुछ मिनटों में हमने मुनाफा वसूली जरूर दी, बट उसके बावजूद आप पॉजिटिव बंद हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है हमारे बाजार। देखते हैं क्या एक बार फिर से अटेम्प्ट करेगा बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड की तरफ या ग्लोबल सुस्ती का आएगा इम्पैक्ट। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।